खाबीदा जज्बे। किस्त नंबर 3 मोइज रेस्ट हाउस के कमरे में मौजूद था। कमरे की हालत अच्छी और सहूलियात भी मुनासिब थी। मोइज ने आते ही अपना मुख्तसर सामान तरतीब से रखकर गर्म पानी से गुस्ल किया था। सफर की थकान कदरे कम हुई तो वो सिगरेट सुलगाकर खिड़की में आ खड़ा हुआ। अगले लम्हे इसकी नजर पार्किंग में अपनी गाड़ी पर पड़ी। कुछ देर कबल झगड़े के तल्ख लम्हात एक बार फिर जहन में उजागर हो गए। इसने सर झटकते हुए सिगरेट खत्म किया और कुछ खाने पीने की नीयत से बाहर निकल आया। इसी लम्हे सामने कमरे का दरवाजा खुला और इसे वही खातून दिखाई दी जिसने इनके झगड़े में सालसी का किरदार अदा किया था। हेलो, मुइज़ ने मतानत से कहा। शीज़ा ने खैर मकदमी अंदाज में मुस्कुराकर सर हिला दिया। थैंक यू लेडी, उस वक्त अगर आप ना होती तो मैं शायद मजीद हाइपर हो जाता। मुइज़ ने मुअज़्ज़ज़ ख़ाना अंदाज में से मुखातिब किया। इट्स ओके मुइज़ साहिब, लेकिन हैरानी बस इस बात की है कि आप जैसा सोबर और कूल माइंड शख्स इतनी जल्दी अपना स्टेमिना कैसे खो सकता है। शीज़ा के सवाल पर मुइज़ गहरी सांस भर के रह गया। इसके बाद से वाज़ेह आया था कि वो इसके नाम और पस मंज़र से अच्छी तरह वाकिफ़ है। आप मुझे जानती हैं लेकिन शायद इन दोनों को नहीं जानती। मुइज़ के इस इस्तफसार पर शीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुइज़ ने मुख्तसरन इनके पस मंज़र और हालिया इलाक़ के बारे में बता दिया। आई सी, लेकिन आजकल तो सब एक कॉमन सी बात है, किस किस पर हाइपर होंगे नजरअंदाज करें। इसने सर झटका। आजकल ये सब कुछ वाकई कॉमन है, मशहूर होने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। वो तलखी से बोला। शीज़ा ने भी कुछ कहने से गुरेज किया। मुइज़ ने इसकी खामोशी भाप ली और हल्के फुल्के से अंदाज में पूछने लगा, कॉफ़ी पियेंगी आप? इत्तेफाक से वही पीने निकली थी कमरे से। वो मुस्कुराई। इसके बाद वो दोनों डाइनिंग हॉल में चले आए। यहाँ पहले ही मौजूद सारिम और सैरिश किसी गाने पर टिकटॉक बनाने की रिहर्सल कर रहे थे। मुइज़ ने देखकर एक बार फिर तकद्दुर महसूस करने लगा। परफेक्ट, ये एंगल बिल्कुल ठीक है। सारिम ने सैरिश को मुखातिब किया। इनकी वीडियो भी इख्तितामी मराहिल में थी। कुछ देर बाद वो अपनी वीडियो मुकम्मल करके अपलोड कर चुके थे। हाँ, लेकिन इस बार कोई बोंगी मत मारना, फॉर गॉड सेक। सैरिश की झल्लाहट पर सारिम खिदमत में मुब्तला हो गया, ताहम अपना भरम बरकरार रखने के लिए कहने लगा, आइडिया किसका था वैसे? तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था इसे शूट करने का। सैरी सारिम की इस बात का कोई तल्ख जवाब देना चाहती थी, लेकिन इसकी नज़र एक कोने में रखी मेज़ के गिर्द बैठे मुइज़ और शीज़ा पर पड़ी। वो देखो सारिम, वही पार्किंग वाला शख्स। मुझे पहले लग रहा था कि लड़की से जानती है। इन दोनों की केमिस्ट्री तो देखो, लोगों में ना कोई सीन ज़रूर हो जाएगा। सैरिश ने जोर से पेशगोई की। इससे भला कौन नहीं जानता, जर्नलिस्ट रहा है, आजकल बस किसी चैनल पर नज़र नहीं आता। सारिम ने मुंह बनाया। सैरिश अपनी बेखबरी पर खिफतज़दा हुई और मौजूद गुफ्तगू तब्दील करने के लिए एक बार फिर अगले विलाग का तस्करा छेड़ दिया। पैसों मुबासा में इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मुइज़ ने नागवारी से देखा और कोक से कहने लगा, इडियट्स, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। रिलैक्स मुइज़ साहिब, इनके हाल पर छोड़ दो इन्हें। शीज़ा ने होंठ चबाते हुए उसे मुखातिब किया। रिलैक्स मुइज़ साहिब, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। शीज़ा ने होंठ चबाते हुए इसे मुखातिब किया। हकीकत तो ये थी कि उन दोनों की बाहमी रफ़ाक़त और आंखों में झलकते जज्बात से अपने दिल में सख्त खलिश महसूस करने लगी थी। सख्त जहर लगते मुझे ऐसे छिछोरे लोग। मुइज़ ने एक बार फिर नागवारी का इज़हार किया। इस लम्हे से अंदाज़ा ही कहाँ था कि बहुत जल्द इन दोनों के लिए नरम गोशा महसूस करेगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अगली सुबह सैरिश और सारिम नाश्ता करते ही अमीनाबाद की सियाहत के निकल खड़े हुए। वो बेहद जोश और सनसनी महसूस कर रहे थे। जल्दी ने अपना एक मतलूबा मकाम दिखाई दे गया और वहाँ खड़े होकर अपने मशगले में मगन हो गए। पहले उन्होंने तकरीबन निफ दर्जन रोमानवी गानों पर टिकटॉक्स बनाई। इसके बाद अपने विलाग का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ मनाज़िर की अक्सबंदी करते सैरिश सारिम को टोके बगैर न रह सकी। अपनी ज़ुबान काबू में रखना सारिम, इस बार कोई गलती न करना। प्लीज शट अप। सारिम झुंझला गया। सैरिश ने मोबाइल फ़ोन लिया और अक्सबंदी के साथ सोती तासुरात भी खूब देने लगी। ये काम वो नहायत महारत और शगुफ्ता अंदाज में कर रही थी। अक्सबंदी का इख्तिताम हुआ तो वो एकदम संजीदा होकर चारों तरफ में देखने लगी। क्या हुआ, क्या नजर आ गया है? सारिम ने दरियाफ्त किया। नजरे तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन महसूस बहुत कुछ हो रहा है। वो उलझकर बोली, क्या महसूस हो रहा है बुकरात खातून? इसने अजराह तफन्नुन कहा। मुसलसल किसी की निगाहों में है, कोई है यहाँ जो हमें वॉच कर रहा है। वो मजीद उलझी। वो तो तुम्हारा मतलब यहाँ कोई भूत शूत है, न जाने कितनी सदियों से यहाँ रह रहा होगा। हमने यहाँ आकर इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी और अब वो हमसे इंतकाम लेगा ना। हाउ फिल्में। सारिम ने अपने तमस्सुल का पूरा बदला चुकाया। सैरिश की संजीदगी उलझन में कोई फर्क न पड़ा। इसी असला में सारिम की निगाह मुइज़ और शीज़ा पर पड़ी, जो न जाने किस लम्हे झील के किनारे आ खड़े हुए थे। ये लो, ये तुम्हें, वो तुम्हारी नादीदा आंखें, ये देख रही होंगी तुम्हें।
اس نے مزید تمسخر اڑایا۔ اس شخص کی آنکھوں میں چبھن اور کھوج نہیں ہے سارم، مجھے بہت چبھتی ہوئی وائبز محسوس ہو رہی ہیں۔ سیرش سنجیدگی سے بولی، اگر تم اس پوائنٹ پر کوئی ولاگ بنانا چاہتی ہو تو سیدھی ذرا بتا دو یار، اس طرح ڈرامہ کوئین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سارم اس سے بدلہ چکانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سیرش کو اس کی یہ غیر سنجیدگی بالکل نہ بھائی، وہ تن فن کرتی وہاں سے اکیلے ہی روانہ ہو گئی۔ زندگی بھی بہت عجیب شے ہے، موئز نے جھیل کی سطح پر تیرتی مرغابیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی چند لمحے قبل ہی آیا تھا اور شیزا کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ جی ہاں، عجیب بھی اور غریب بھی۔ شیزا پسمردگی سے مسکرائی۔ آج اس کی سابقہ شادی کی سالگرہ تھی اور وہ صبح ہی سے بہت بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ جھیل کنارے بیٹھے احساس سے تنہائی نے اس قدر ستایا کہ اس نے موئز کو بیٹھنے کے لیے مدعو کر لیا۔ آپ یہاں اکیلی آئی ہیں؟ موئز نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ جی ہاں، اکیلے پن ہی کی تو شکست دینے آئی ہوں۔ شیزا بھی ارادہ کیا اٹھی۔ اس اندازہ ہو پایا کہ ماحول کی دلکش فضاؤں کے سحر اور وجود میں پھیلے لامتناہی صحرا نے اسے موئز پر گفتگو کرنے پر کیسے قائل کر لیا۔ اس نے اگلا سوال کیا، ڈو یو ارسٹڈ؟ سیرش نے دھیرے سے کہا اور ایک توقع سے کہنے لگی، آپ کی فیملی نہیں ہے ساتھ؟ میں نے آپ کی وائف دیکھی ہوئی ہے، سو مچ پریٹی۔ جب انسان پر کوئی تاریکی آتی ہے تو سب سے پہلے سایہ ہی ساتھ چھوڑتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ شیزا کی طرح وہ بھی انہی خارجی داخلی عناصر سے مغلوب ہو کر ایک بے بسی میں مبتلا دوسرا ہٹ کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں انہوں نے اپنی زندگی کی ناکامیوں کا خلاصہ ایک دوسرے کو کہہ سنایا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے تعصب محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں، یقین کریں لوگ اب بھی آپ کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، شیزا نے خلوص سے مشورہ دیا۔ سارم نے سنجیدگی سے تفہیمی انداز میں سر ہلایا تھا کہ سیرش اور سارم کی آوازوں نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ وہ دونوں کسی کی نظروں کی بابت گفتگو کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد یہ بحث جھگڑے میں تبدیل ہوئی اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ بلڈی فولز، موئز نے زیر لب کہا۔ کوئی بات نہیں موئز، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، جانے دیں انہیں۔ شیزا نے بے اختیاری صاحب کا لہکا ہٹا دیا۔ موئز نے اس بے تکلفی کو فوراً محسوس کیا۔ اسے اپنائیت بہت بھلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا اعصابی تناؤ قدرے کم ہونے لگا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، غصہ اس بات کا ہے کہ جب رشتہ سنبھال نہیں سکتے تو بناتے ہی کیوں ہیں؟ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے لیے کسی وقت تک جا سکتے ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ رشتہ سنبھالنے میں عمروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، قسمت سب سے بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر قسمت آپ کا ساتھ نہیں ہے تو عمر، خلوص اور ذہنی اہم سب کچھ بے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ شیزا بھی خاموشی سے افق کے کنارے پر نظریں چمائے سیرش کے خدشات پر غور کرنے لگی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ، کوئی چبھتی ہوئی نفرت زدہ نگاہیں تو ہے یہاں جو مجھے کہیں نہ کہیں سے واچ کر رہی ہیں۔ اس کے ذہن میں سوچ ابھری، لیکن اس نے موئز سے بات کہنے سے گریز ہی کیا۔ اس سلسلے میں موئز کے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ اس سے معذرت کر کے ایک جانب ہو کر فون سننے لگا۔ شیزا سیرش اور اپنے خدشات پر ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ اسماعیل کوٹیج کے زیر زمین حصے میں موجود اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے اسی سرگرمی میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کام مکمل کیا اور دروازہ مقفل کر کے اپنے چوبی مکان میں چلا آیا۔ اس کا ذہن اب اپنی دن بھر کی سرگرمیوں کی جانب مبذول ہو گیا تھا۔ اس نے چاروں نوارد افراد کا غیر محسوس انداز میں تعاقب کیا تھا اور وہ ان کے مشاغل، سوچ، طرز فکر، عادات سے کسی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ ان متحرک سوچوں میں الجھے اسماعیل نے سگریٹ سلگایا اور کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ دھوئے کے مرغولوں کے پار بلند و بالا درختوں سے بھی پرے نظریں جمائے اس کا ذہن اب یکسو ہونے لگا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے اپنے ذہن میں شکار کا ایک مکمل خاکہ ترتیب دے لیا۔ اس کا پہلا ہدف سیرش اور سارم بنتے۔ اپنے شوق و جنون کے زیر اثر وہ بآسانی اس کے گھیرے میں آ سکتے تھے۔ باقی دونوں افراد کا شکار ان کے بعد کھیلا جاتا۔ بہت مزہ آنے والا ہے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے جوتے تلے مسئلہ اور چٹخارا لیتے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ سارم اور سیرش اس وقت شدید کوفت کا شکار تھے۔ ریسٹ ہاؤس کی بجلی منقطع ہوئے 3 گھنٹے بیت چکے تھے اور اب جنریٹر بھی اپنی سخت کھو بیٹھا تھا۔ میں نے ہی غلطی کی جو تمہیں ہل اسٹیشن چوز کرنے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسی 3rd کلاس جگہ لے آؤ گے مجھے۔ ریسٹ ہاؤس بھی کوئی ڈربا ہی معلوم ہوتا ہے، سیرش کوف سے بولی۔ اسے محض 6-7 افراد کے لیے بنا یہ ریسٹ ہاؤس قطعی نہیں بھایا تھا۔ تو اپنے پاپا سے بولو تمہارے لیے ہیلی کاپٹر بھیج کر واپس بلوا لے تمہیں۔ سارم یکدم بھڑک گیا۔ اس کے بعد باہمی تلخ کلامی کا ایک اور راؤنڈ ہوا۔ نتیجتاً سارم پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر
नीचे डाइनिंग हॉल से मुंसलिक लॉबी में चला आया। शीजा और मुइज भी वहीं मौजूद थे। मुझे लगता है कि सैरिश ठीक ही कहती है, कोई तो सीन है इन दोनों में, इसने मानिफेज नजरों से देखते हुए सोचा और फिर मुइज की दानियाल के साथ गुफ्तगू की जानी मुतवज्जो हो गया। दानियाल इस रेस्ट हाउस में मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के फ्राइज बेअक वक्त संभालता था। आई एम सॉरी सर, आपकी जहमत के लिए मौजूद खा हूँ, लेकिन फ्यूल आज ही खत्म हुआ है। कैंडल्स का स्टॉक भी मैंने सुबह मंगवाना था, इसने मुइज के किसी सवाल के जवाब में कहा। इसी असना में सैरिश भी तनफन करती वहां चली आई। लेकिन ऐसे हिल स्टेशन पर रेस्ट हाउस में कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए था ना आपको, शीजा ने दानियाल से कहा। यस मैम, यू आर राइट, वो पसमुर्दगी से मुस्कुराया। लेकिन आप यकीन कीजिए, इस इलाके की किस्मत बच कुछ माह में ही खुली है, वरना यहाँ तो साल भर में इक्का दुक्का लोग ही आते थे। अब भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स को मुकम्मल सहूलतें दें, बस आज कोताही हो गई। एक्चुअली बाहर के काम करने वाला इस्माइल आज छुट्टी पर है। आई एम रियली सॉरी। इसने एक बार फिर मौजूद ख़ाना अंदाज इख्तियार किया। मुझे इसको बेख्तियार अपना एक टिकटॉक शो याद आ गया, जिसमें से हुकूमत की जानिब से सेहत को फ़रोग देने वाली सरगर्मियों को वक्त का ज़िया करार दिया था। इट्स ओके। इसने गहरी सांस भरते हुए दानियाल को मुखातिब किया। अगर आप चाहें तो मैं बाहर लॉन में कुर्सी लगवा देता हूँ, लाइट आने तक आप वहाँ बैठ सकते हैं। दानियाल ने शाइस्तगी से कहा। लगवा दीजिए, कमरे में तो शदीद घुटन महसूस हो रही है। सैरिश ने नाक चढ़ाई और अपना मोबाइल निकालकर वीलाग बनाने का आगाज कर दिया। दानियाल ने किचन में हेल्पर का काम करने वाले गुलजार को लॉन में कुर्सी लगाने के लिए कहा और खुद किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गया। 22 साल गुलजार ने फौरन हुक्म की तामीर कर दी। वो दरमियाने कदो कामत, साफ रंगत, मजबूत हाथ पांव और कदरे दोस्ताना तबीयत का मालिक था। सर जी, अगर माइंड ना करे तो मैं भी यहीं बैठ जाऊं। वो असल में अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही है, इसने मुइज़ और सारिम को मुखातिब किया। हालांकि तुम्हें तो इन चीज़ों का आदी होना चाहिए। ये अंधेरा और माहौल कौन सी नई बात है तुम जैसों के लिए। सैरिश ने बिन आदत फौरन नखवत से जवाब दिया। सारी मुइज़ की नागवारी महसूस करके जिसबिज होने लगा। इसने कुछ कहने के होंठ बाक किए ही थे कि शीजा मताने से कहने लगी, तारीकी कहीं भी हो घुटनी पैदा करती है, फिर चाहे मौसम कितना अच्छा क्यों ना हो, इस घुटन का खात्मा नहीं कर सकता। शीजा की इस बात पर मुइज़ ने तो सिर्फ ही नजरों से देखा और बात बराए बात के गर्ज से गुजार को मुखातिब करते बोला, कितना पढ़े लिखे हो भाई। चिट्टा अनपढ़ हूँ सर जी, ये तो आप जैसे साहिब लोगों के साथ सर्विस करके थोड़ा बहुत गुफ्तगू का तरीका सीख लिया है। वो सादगी से बोला, कभी पढ़ाई का ख्याल भी नहीं आया क्या? शीजा ने पूछा। जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो तो ऐसी अय्याशी किसे सूझे मैडम जी। वो अफसुर्दगी से बोला, अब इमनाबाद की किस्मत खुलने की उम्मीद बंदी है तो हो सकता है मुस्तकबिल में यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई से महरूम नहीं रहेंगे। अच्छा भाई गुलजार, ये तो बताओ अहमदाबाद में कौन सी जगह मज़ेदार हैं? अभी तक तो सब कुछ वैसा नॉर्मल है जैसे बाकी हिल स्टेशन में होता है। सारिम ने कदरे ओब कर सवाल किया। इसे हकीकतन अहमदाबाद में कोई ख़ास दिलकशी महसूस नहीं हुई थी। जनूब की तरफ जो पहाड़ हैं इन्हें ज़रूर देखेगा सर जी। इन पहाड़ों के उस पार दूसरा सूबा शुरू हो जाता है, माहौल एकदम ही बदल जाता है। गुलजार के बताने पर सारिम के अलावा सैरिश भी दिलचस्पी ले बगैर न रह सकी। इसके अलावा भूत बंगला के बारे में तो सुना ही होगा आपने, इसने रवानी में कहा और फिर ठटक कर खामोश हो गया। भूत बंगला? वाओ इंटरेस्टिंग, वो क्या है? सैरिश हमतन गोश हो गई। वो मैडम जी एक पुराना कॉटेज है, बड़ा ही पुराना जी। इस कॉटेज से बड़ी अजीब कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सख्त गर्मी में भी इसके बाहर एक धुंध सी रहती है। रात को पाजेबों की छन छन गूंजने लगती है। दिन में अक्सर कुछ सिसके लेता सुनाई देता है। अजीब नहूसत सी बरसती है वहाँ सर जी। बस क्या बताऊँ आपको, इसके चेहरे पर खौफ और वहशत दिखाई देने लगे थे। सारिम और सैरिश, मुइज़ और शीजा की नज़रों का बाहम तबादला हुआ। इसके बाद रद्दमल बिल्कुल तजाद था। सैरिश अपने पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर दोहरी होने लगी। सारिम के होंठों से भी हंसी किसी फवारे की मानिंद फूटी पड़ रही थी। शीजा कदरे उलझी हुई जबकि मुइज़ बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। कहाँ है भाई तुम्हारा ये भूत बंगला? मुइज़ ने दरियाफ्त किया। पहाड़ों के पास रफ्तों के पीछे जी, बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ जुड़ी हैं। हमारे बड़े कहते थे कि वहाँ किसी हिंदू माली ने अपनी औरत को अंग्रेज अफसर के बिस्तर में देख लिया था तो इन दोनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कोई कुछ कहता है, कोई नई ही कहानी सुनाता है। गुलजार की वजाहत पर सैरिश हंसते हुए दोहरी हो गई। हिल स्टेशन, सुनसान इलाका, भूत बंगला, लालटेन लिए, कोई मल्टी डिमेंशनल मुलाजिम, आत्मा, इंतकाम, उगाट, सो फनी, सो फिल्मी, सो मच फिल्मी। इसके आंखों के गोशे से हंसी की वजह से पानी बहने लगा। ये तो किसी हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है। सारिन भी हंसी के दरमियान मुश्किल बात मुकम्मल की। इसका चेहरा स्पॉट और पेशानी पर गहरे बल थे। इसी असना में बिजली की रो बहाल हो गई। लो जी,
ایک اور فلمی سچویشن سہرش محسوس ہوئی۔ اچھا بھائی، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، سارم نے بے پرواہی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی کی فلم کل سے ہی، اوکے بائے۔ سہرش نے گلزار کو مخاطب کیا جو ہونکو کی طرح ان کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ معیز اور شیزہ بھی الجھے ہوئے سے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلزار نے دونوں کے روانہ ہوتے کرسی سمیٹی اور خاموشی سے اپنے کام نمٹانے لگا۔ وہ رات ریسٹ ہاؤس کے ان چاروں مہمانوں کے لیے بے خواب تھی۔ سہرش اور سارم پہلے تو کچھ دیر عادتاً اپنے موبائل پر سوشل میڈیا کے کوچوں کی سیاحت کرتے رہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد سہرش نے بڑی شیرینی سے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیمی۔ سارم کی حسیات چوکنا ہو گئی۔ سہرش اس انداز میں اسے اسی وقت مخاطب کرتی تھی جب اسے کوئی بظاہر ناممکن بات منوانی ہوتی تھی۔ ہاں بولو، اس نے جمائی لیتے دریافت کیا۔ تمہارے ذہن میں بھی وہی چل رہا ہے نا جو میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے زلال سے پوچھا۔ ہاں، میرے دماغ میں بھی وہی قلعہ تنگ کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی نکل چلیں گے اس بھوت بنگلے میں، وہاں پر رہنے والے ہر بھوت کی ایسی کی تیسی۔ سارم اب غنودگی میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ صبح پہلے گلزار سے مل کر بھی علاقہ ایک شاٹ لیں گے، اس کے بعد وہاں چلیں گے۔ میں اپنا موبائل اور آئی پیڈ ابھی چارجنگ پر لگا دیتی ہوں اور الارم بھی سیٹ کر دیتی ہوں، وہ اجلت میں بولی۔ سارم اب نیند کی وادی میں قدم رکھ چکا تھا۔ سہرش نے فوراً اپنے کام نمٹائے اور آنکھوں میں ڈھیر فالوورز کے خواب سموئے نیند سے ہم آغوش ہو گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔